नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा देश जातियों का देश है। जातियों में फिर आपस में बहुत ऊंच नीचे है, छुआछूत का भाव भी है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें हम यही देखेंगे कि न केवल उच्च जातियों से निम्न जातियों के साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, बल्कि कहीं कहीं नीची जाति से ऊपर की जाति जो है उनसे भी छुआछूत का भेद होता है दोस्तों, और ये बड़ी रोचक बात है। तो दोस्तों, आइए इस जानकारी को देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये जो आपस की जो छुआछूत है, ये कैसी बीमारी है, कैसी ये बुराई है, इसको देखना भी आवश्यक है। तो देखिए, दक्षिण में नायर जाति होती है। दक्षिण में नायर जाति से तिया जाति वाले, एक तिया जाति होती है, 12 पग दूर रहने को बाध्य हैं। 12 पग यानी 12 कदम दूर रहना है। किनको? तिया जाति वालों को। किससे? नायर जाति से। पुलयन जाति के लोग नज़दीक नहीं आ सकते, बिल्कुल नज़दीक नहीं आ सकते पुलयन जाति के लोग। शूद्र के घर की चौहद्दी में स्थित जलाशय में ब्राह्मण आदि का स्नान नहीं चल सकता, ब्राह्मण स्नान नहीं कर सकता। शूद्र के घर, कहीं कहीं शूद्र के घर की जो अंदर बाउंड्री में अगर तालाब है, जलाशय बना हुआ है नहाने का, तो उसमें ब्राह्मण स्नान नहीं कर सकता। विल्सन्स इंडियन कार्ड्स वॉल्यूम 2 P74 पेज 74। 11 या साना रगण 24 पग दूर रहने को मजबूर हैं। ये जातियों के नाम है। 11 या साना रगण 24 पग, 24 कदम दूर रहने को मजबूर है। पुलयन के स्पर्श से ब्राह्मण को सचल स्नान करना पड़ता है, यानी वस्त्र पहनकर सवस्त्र जो है स्नान करना होता है। किससे? अगर पुलयन से ब्राह्मण का स्पर्श हो जाता है तो। घुरे ने अपने ग्रंथ में इस विषय की अनेक बातें इकट्ठी की हैं, जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ। घुरे ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि निम्नतर जातियों में यह भेद इतना उग्र है, निम्नतर जातियों में यह भेद इतना उग्र है छुआछूत का, कि यह कहकर समझाया नहीं जा सकता। पुलयन जात के किसी आदमी को यदि कोई पारिया भी जाति होती है, तो पुलयन जात के किसी आदमी को यदि कोई पारिया छू दे, तो पुलयन 5 बार स्नान करके और उंगली से रक्त निकालने के बाद उसमें कुछ लगाएगा, ब्लेड मारेगा या सुई चुभाएगा, और उससे रक्त निकाल देने के बाद ही शुद्ध होता है। कौन? पारिया छू ले पुलयन को, तो पुलयन जो है 5, और ये जो है निम्न जातियां हैं सभी। अब देखिए, कुरिच्चन जाति यदि किसी अन्य नीच जाति से छू जाए तो उसकी शुद्धि की व्यवस्था और भी भयंकर है। सर्वत्र यही देखा जाता है कि ऊंची जातियों की अपेक्षा नीची जातियों में इसकी तीव्रता कहीं अधिक कठोर है। अब तक हमने और आपने यही देखा है कि ऊंची जाति वाले ही नीची जाति वालों से छुआछूत का भेदभाव करते हैं, लेकिन कहीं इससे भी तीव्रतर जो है नीची जाति वालों में और आपस में ही, और ब्राह्मणों के साथ में भी, उच्च जाति वालों के साथ में भी छुआछूत का भेदभाव देखा जाता है। दक्षिण भारत में उल्लादन जाति यदि 40 हाथ के भीतर आ जाए तो शूद्र भी दूषित हो जाता है। देखिए, शूद्र जाति का कोई भी व्यक्ति दूषित हो जाता है। किससे? उल्लादन जाति के 40 कदम यानी 40 हाथ के भीतर अगर आ जाए तो ये जो है शूद्र भी दूषित हो जाता है। ब्राह्मण आदि की तो बात ही क्या है। थर्स्टन 7th वॉल्यूम पेज 220 पर नायाद जात का आदमी 200 हाथ की दूरी पर आ जाए तो सभी अपवित्र हो जाते हैं। देखिए, इतनी छुआछूत है। वॉल्यूम 5 पृष्ठ 275। उन्हें कुछ भिक्षा देनी हो तो दूर जमीन पर रखकर वहां से दाता हट जाता है, फिर डरते डरते वे आकर भिक्षा उठा ले जाते हैं। हाँ, भिक्षा देनी हो तो जमीन पर रख करके दाता वहां से हट जाता है, दूर हट जाता है, और फिर वो डरते डरते आकर के भिक्षा ले जाते हैं। कौन? नायाद जात का आदमी भिक्षा ले जाता। जिस प्रकार ब्राह्मणों के लिए पारिया अस्पृश्य है,
पारिया जाति का व्यक्ति अस्पृश्य है, ठीक उसी प्रकार पारिया के लिए ब्राह्मण भी अस्पृश्य है। ये देखिए, एक दिलचस्प बात है, ये जानकारी दिलचस्प है। क्या ब्राह्मण के साथ भी छुआछूत करता है पारिया जाति का व्यक्ति? और ब्राह्मण तो करता ही करता है पारिया जाति के साथ। तो पारिया या होलेया जाति के मोहल्ले से जाने वाले ब्राह्मण को मार खानी पड़ती है। ब्राह्मण इनके मोहल्ले में नहीं जा सकता। होलेया जाति या पारिया जाति के मोहल्ले से ब्राह्मण नहीं गुजर सकता, उसे मार खानी पड़ती है। पहले तो कभी कभी प्राण भी देने पड़ते थे। ये आज कम हो गया है दोस्तों, लेकिन आज भी ये चीज़ें, आज भी ये भेदभाव विद्यमान है समाज में। इसके बाद ब्राह्मण के वहाँ से हट जाने पर ये पारिया लोग गोबर से अपने गांव और मोहल्ले की शुद्धि किया करते हैं। थर्स्टन 6th वॉल्यूम पेज 88। ये जो है पुराना इतिहास है, लेकिन आज भी इसके अंश जो है जीवित हैं। देखिए, कभी कभी आपस के इस द्वेष का हेतु बड़ा मज़ेदार होता है। मद्रास प्रांत में कापू जाति की संख्या सबसे अधिक है। किस जाति की? कापू जाति की। कहाँ? मद्रास प्रांत में। कहते हैं कि इनके पूर्व पुरुषों ने पांडवों की जार कन्या से विवाह किया था। यानी कापुओं के पूर्व पुरुषों ने पांडवों की जार कन्या से, जार क्रम से जो पैदा हुई थी कन्या, उससे विवाह किया था। इनकी कोई शाखा नर्तकी की संतान है, यानी किसी नाचने वाली की संतान है। थर्स्टन 2 पृष्ठ 245, पृष्ठ 247। इनमें स्त्रियों की ही प्रधानता है और किसी किसी शाखा में विधवा विवाह भी चलता है। किसमें? कापू जाति में। अब देखिए, कापू जाति, कापुओं की येरलम शाखा अत्यंत ब्राह्मण विद्वेषी है। ये ब्राह्मणों से बहुत विद्वेष करते हैं। कौन? येरलम। ये क्या है? उपजाति है, शाखा है कापुओं की। ये ब्राह्मण विद्वेषी है। कारण यह बताया जाता है कि कोई दरिद्र ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह यथा समय अर्थ अभाव के कारण, यानी निर्धनता के कारण नहीं कर सका कोई ब्राह्मण, और कन्या को कुंवारी छोड़कर ही चला गया, ऐसा माना जाता है। अन्य ब्राह्मणों ने उस असहाय कन्या को जाति से भी निकाल दिया है, जातिच्युत कर दिया अन्य ब्राह्मणों ने। कन्या निश्चय ही निर्दोष थी, उसका क्या दोष था? उसका बाप जो है छोड़ के चला गया, और उसे दंड भी बिना दोष के ही दिया गया था कि अन्य ब्राह्मणों ने उस कन्या को जाति से निकाल दिया, जातिच्युत कर दिया। तो फिर क्या किया? जो कापुओं की बस्ती थी, एक कापू ने इस कन्या को, विपदग्रस्त कन्या को अपने घर में रख लिया, स्थान दिया, ठीक किया। उसी से उत्पन्न संतान येरलम है। ये येरलम कौन है? उसी ब्राह्मण कन्या से जो परित्यक्ता थी, उससे ही ये येरलम पैदा हुए, और इसीलिए ये ब्राह्मण द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों से बहुत द्वेष करते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों के दिमाग तो होता है किंतु हृदय नहीं होता, नहीं तो निर्दोष कन्या को जातिच्युत क्यों करते? वो तो छोड़ के चला ही गया बाप जो है, लेकिन वो तो निर्दयी था ही, लेकिन अन्य ब्राह्मणों को देखो कि उन्होंने अपनी उस कन्या को जातिच्युत कर दिया। न तो ये ब्राह्मण का छुआ कोई अन्न ही ग्रहण करते हैं, येरलम, ये जो है कापू हैं, कापुओं में से ही एक शाखा है येरलम। ये न तो ब्राह्मण का छुआ कोई अन्न ही ग्रहण करते हैं और न अपने किसी अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बुलाते हैं। विवाह में हवन नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर ब्राह्मणों को बुलाना आवश्यक हो जाता है। वृद्धा पुरंध्रियाँ आचार आदि करके विवाह करा देती हैं। वृद्ध स्त्रियां जो होती हैं वही आचार आदि करके विवाह करा देती हैं। बंगाल के काले पहाड़ के ब्राह्मण विद्वेष के मूल में कुछ ऐसे ही हेतु थे। पंजाब के काले मेर की कहानी की बात भी कुछ ऐसी ही है। ब्राह्मणों ने उसके प्रति अन्याय किया, उसे मृत्यु तक भूल नहीं सका और बराबर बदला लेता रहा। इसका पुराना नाम जयमल था, काले मेर का। उसकी कब्र के पास ब्राह्मण नहीं जा सकते। हौलेय अत्यंत नीच जाति मानी जाती है। क्या? हौलेय। ब्राह्मण के स्पर्श से उनका ग्रह एकदम अपवित्र हो जाता है। सबसे नीच माने जाने वाली जाति है हौलेय। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर हौलेय जाति के घर में ब्राह्मण प्रवेश कर जाए, उनका घर जो है स्पर्श कर जाए ब्राह्मण से, तो उसका घर जो है एकदम अपवित्र हो जाता है। इनके गांव में प्रवेश करने पर ये लोग ब्राह्मणों को कुछ दिन पहले तक
मार डालते थे। उड़ीसा के कुंभी पटिया जाति के आदमी सबका छुआ खा सकते हैं। क्या नाम बताया जाति का? कुंभी पटिया। कहाँ की? उड़ीसा की। ये सबके हाथ का छुआ खा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण, राजा, नाई और धोबी उनके लिए अस्पृश्य हैं। इनके लिए क्या हैं? अछूत हैं। कौन? ब्राह्मण, राजा, नाई और धोबी। किसके लिए? ये कुंभी पटिया जाति है उड़ीसा की। और भी ऐसी अनेक नीच समझे जाने वाली जातियां हैं जिनके लिए ब्राह्मण का स्पर्श किया हुआ अन्न अशुचि है, अशुद्ध है, अपवित्र है। दक्षिण में नीच जाति यदि ब्राह्मण मोहल्ले में आ जाए, दक्षिण में नीच जाति यदि ब्राह्मण मोहल्ले में आ जाए, या ब्राह्मण यदि नीच जाति के मोहल्ले में चला जाए, तो खून खच्चर की नौबत आ जाती है। आपस में इतना विद्वेष है ऊंच नीच में, ब्राह्मणों के साथ, और ब्राह्मणों का नीच जातियों के साथ, नायर स्त्रियों के साथ। नमूदरी ब्राह्मणों का संबंध तो होता है, रखेल रख लेते हैं नायर जो है, नमूदरी ब्राह्मण जो है नायर स्त्रियों को, पर नायर के छूने से ब्राह्मण को अपवित्र होना पड़ता है। वैसे स्त्री को रख लेंगे रखेल, लेकिन नायर के छूने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। पत्नी से अपवित्र नहीं होता, रखेल से नहीं होता। कामालन, कामालन जाति है जिसमें बढ़ई लोहार आते हैं। कामालन 16 हाथ, ताड़ी बनाने वाला 24 हाथ, पालय या चेरोमा कृषक 32 हाथ, और पारिया जाति 40 हाथ के भीतर आ जाए तो ब्राह्मण आदि ऊंची जात के लोग अपवित्र होते हैं। ये देखिए कितना जो है भयंकर रोग है, ये आज भी चला आ रहा है। ब्राह्मण बगैर ऊंची जातियों के जलाशय के पास से भी यदि कोई नीच जाति चला जाए, ब्राह्मण बगैर ऊंची जातियों के जलाशय के पास से भी यदि कोई नीची जाति चला जाए तो जलाशय व्यवहार के अयोग्य हो जाता, पास से भी गुजर जाए नीच जाति का। ब्राह्मण के बगैर कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण को छोड़कर, तो वो जलाशय का पानी अपवित्र हो जाता है। रामानुजी वैष्णवों का अन्न और पाक्रिया किसी के देखने से भी अशुद्ध हो जाती है। जो रामानुजी वैष्णव जो होते हैं, उनके अगर खाने भोजन को अगर कोई बनता देख ले तो वो अशुद्ध हो जाता है। पंजाब आदि आर्य प्रधान प्रदेशों में ऐसी तीव्रता नहीं है। दक्षिणात्य में जहां अनार्य जातियों की ही प्रधानता है, यह भेद तीव्र है। आजकल आधुनिक शिक्षा और विचारगत उदारता के कारण उच्च जाति के अनेक युवक इस भेदभाव को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर नीची समझी जाने वाली जातियां अपने भेदभाव को शिथिल नहीं करना चाहती। कभी कभी देखा गया है कि ऊंची जाति के लड़के जब उत्साहवश नीची जाति के आदमी के हाथ का भात ग्रहण कर लेते हैं तो वह भात देने वाला ही, जो भात खिला रहा है, खा तो लेते हैं उसके हाथ का, नीची जाति वाले हाथ का। कौन? ब्राह्मण लड़के। लेकिन वो क्या करता है, तो जो परोस रहा है नीची जाति का व्यक्ति, वो क्या कहता है, उसके हाथ का छुआ जल अन्न ग्रहण नहीं करता है। फिर ब्राह्मण के हाथ का वो कहता है कि तुमने जब हमारे हाथ का भात खाया है तो और नीची जातियों का भी जरूर खाया होगा। हाँ देखिए, इसलिए तुम्हारे हाथ का अन्न हम कैसे ग्रहण कर सकते। ये है हमारे यहाँ की छुआछूत। केवल ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर भी है और नीचे से नीचे वालों में भी है। आपस में सारी बातों पर विचार करने से जान पड़ता है कि यह प्रथा बहुत प्राचीन है। जात भेद का सर्वप्रधान अवलंबन स्मृति हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो अवलंबन है, आधार है, वेश है जात भेद का, वो स्मृतियां हैं। जैसे मनुस्मृति आदि तमाम स्मृतियां, 18 स्मृतियां हैं। इनमें भी प्रधान स्थान मनुस्मृति का है। मनुस्मृतकार वेद काल के अनेक बाद प्रादुर्भूत हुए थे। वेद काल के पश्चात, वैदिक काल के पश्चात ये प्रादुर्भूत हुए थे लिखने वाले। आचार्य केलकर उन्हें मगधवासी समझते हैं, मनुस्मृति लेखकों को। उनकी युक्तियों के लिए हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पृष्ठ 66, इस स्मृतिकार का देश चाहे जहाँ कहीं भी रहा हो,
काल निश्चय ही बहुत बाद का है, क्योंकि उनके विधि निषेध में आर्यों की जो रीति नीति दी हुई है वह अनेक प्रवृत्ति युग की है। आरंभ में छुआछूत और रोटी बेटी का विचार आज जैसा कठोर नहीं था। यह बात प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। ये विचार धीरे धीरे शताब्दियों बाद तीव्र हुए हैं। पंडित प्रवर श्री अनंत कृष्ण अय्यर महोदय ने अपने मैसूर ट्राइब्स एंड कास्ट्स नामक ग्रंथ में वॉल्यूम फर्स्ट पृष्ठ 128 से 159 में दिखाया है कि किस प्रकार इस देश में जात भेद की प्रथा आविर्भूत हुई और किस प्रकार धीरे धीरे बद्धमूल हुई। उन्होंने वैदिक और बौद्ध युग की जात भेद की अवस्था वर्णन करने के बाद में वैश्यों की सामाजिक दुर्गति पर विचार किया है। इसके बाद प्रवर्ती काल की आलोचना करके भी लिखते हैं। कौन? पंडित प्रवर श्री अनंत कृष्ण अय्यर लिखते हैं कि वैदिक युग में जात भेद भ्रूणावस्था में था। वैदिक युग में जातवाद क्या था? भ्रूणावस्था में था। उस समय वेदों के अनुसार जो है वर्ण व्यवस्था अपने जोरों पर थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जातवाद में बदल गई। तो वैदिक युग में जात भेद ये जो था, जात भेद भ्रूणावस्था में था, प्रारंभिक अवस्था में था। ब्राह्मण और पुराण युग में उसकी उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे इस जात भेद का प्रसार और प्रभाव बढ़ता चला गया। चारों ओर की पार्श्विक अवस्थाओं के योग से यह प्राकृतिक नियमानुसार सहज भाव से धीरे धीरे बद्धमूल हुआ और आज भी यह धीरे धीरे और भी दृढ़ भाव से स्थापित हो जा रहा। कहने का तात्पर्य है कि जातवाद प्रारंभ में इतना नहीं था, जातभेद और जातवाद ये ऊंच नीच और छुआछूत वैदिक काल में इतनी नहीं थी। उस समय ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है ये जातवाद और ये भेदभाव, ये छुआछूत जो है और इसकी जड़ें गहरी होती जा रही। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। जिन मित्रों ने अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।